bond reduction, classification depends upon number of carbon atom. तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन देखा हमने, और हम क्लासिफिकेशन देख ही रहे थे कि उसमें हमने देखा कि ओलिगोसैकेराइड क्या होता है. ओलिगोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड. तो अगर 2 दे रहा है तो उसको हम डाइसैकेराइड कहते हैं. अगर 3 मॉलिक्यूल्स देता है तो ट्राइसैकेराइड कहेंगे. तो यहाँ पे हमने जो डाइसैकेराइड का फॉर्मूला था क्या था, C12H22O11. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डाइसैकेराइड. उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे जो हमारा कल ट्राइसैकेराइड. ट्राइसैकेराइड. सैकेराइड्स मीन शुगर. ट्राइसैकेराइड. The formula of trisaccharide is C18H32O60. So this is the formula of trisaccharide, C18H32O60. So trisaccharide, that is first trisaccharide is raffinose. So raffinose is called as the trisaccharide because on hydrolysis, raffinose gives glucose. First monosaccharide glucose. Second monosaccharide is fructose, and one more monosaccharide that is called as galactose. One more is galactose. So raffinose on hydrolysis it gives 3 molecules of monosaccharide. That's why this is called as a trisaccharide. इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, ट्राइसैकेराइड कहेंगे. अब एक दूसरा जो एग्जांपल है टेट्रासैकेराइड. नेक्स्ट है टेट्रासैकेराइड्स. तो यहाँ पे जो टेट्रासैकेराइड है मतलब ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स अ 4 मोनोसैकेराइड यूनिट. तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C24H42O21. और एग्जांपल याद रखना क्योंकि ये एग्जांपल नीट में पूछा गया था, दैट इज स्टैच्यूज. ये एग्जांपल याद रखना है स्टैच्यूज. स्टैच्यूज ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स ग्लूकोज. ये क्या क्या दे रहा है, ग्लूकोज दे रहा है. उसके बाद ये फ्रुक्टोज भी दे रहा है. फ्रुक्टोज के बाद ये दे रहा है गैलेक्टोज, और गैलेक्टोज अगेन 1 गैलेक्टोज. तो टोटल कितने मोनोसैकेराइड दे रहा है, ये टोटल 4 मोनोसैकेराइड दे रहा है. कितने मोनोसैकेराइड दे रहा है, टोटल 4 मोनोसैकेराइड दे रहा है. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज टेट्रासैकेराइड. चलो लिख लो जल्दी से. डाइसैकेराइड का एग्जांपल लिया था C12H22O11. One is sucrose, maltose and lactose. Sucrose, maltose and lactose. All these are disaccharide. Why this is called as a disaccharide? Because on hydrolysis it gives 2 molecules of monosaccharide. Tetrasaccharide, that is a raffinose. Raffinose on hydrolysis gives 3 molecules of monosaccharide, and tetrasaccharide gives 4 molecules of monosaccharide. An example is stachys. क्वेश्चन था स्टैच्यूज इज एन एग्जांपल ऑफ टेट्रासैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, सब ऑप्शन थे उसमें. क्लियर. चलो तो द नेक्स्ट हेडिंग प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज. हाउ विल यू प्रिपेयर ग्लूकोज. अभी आप लोग ग्लूकोज पता है कहां पे मिलता है, मैंने ये भी बता दिया कि ग्लूकोज अकर्स इन राइप ग्रेप्स, हेंस नेम ग्रेप्स इज शुगर. एंड कैसा टेस्ट होता है, स्वीट होता है वहां पे. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन डिफरेंट हनी हो गया यहाँ पे. तो यहाँ पे एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है ह्यूमन ब्लड्स में, केन शुगर हो गया, ठीक है, स्टार्च है, सेलुलोज है. तो हमें देखना है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज. हाउ विल यू प्रिपेयर ग्लूकोज विद द हेडिंग प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज. The preparation of glucose, that is first preparation is from sucrose. Sucrose is nothing but cane sugar. Sucrose is nothing but cane sugar होता है, सबको पता है. तो सुक्रोज से करना है एंड दिस इज अ लैब मेथड, लेबोरेटरी मेथड. ये कौन सी मेथड है, दिस इज अ लैब मेथड या लेबोरेटरी मेथड भी हम कह सकते हैं. तो इसका हम केन शुगर या शुगर क्या फॉर्मूला है, C12H22O11.
C12H22O11। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा? हाइड्रोलिसिस किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। कोई भी डाइल्यूट एसिड ले सकते हो, मैंने यहाँ पे डाइल्यूट HCl लिया है, आप डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हो और हीट करोगे। तो जैसे ही आप सुक्रोज को हीट करोगे तो यहाँ पे मिलेगा एक ग्लूकोज C6H12O6। अगेन यहाँ पे दूसरा मिलेगा C6H12O6। एक मिल रहा है ग्लूकोज, एक क्या मिल रहा है? ग्लूकोज। और दूसरा जो मिलता है दैट इज अ फ्रुक्टोज। एक मिल रहा है ग्लूकोज और दूसरा क्या मिल रहा है? यहाँ पे फ्रुक्टोज मिल रहा है। अभी यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कितना मिलेगा? अभी यहाँ पे एक डाउट ये भी आता है कि इसमें से पैरा कौन सा, मतलब इसमें से मेजर कौन सा रहेगा? इसमें मेजर और माइनर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिल रहा है वो इक्वल वॉल्यूम में मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? इक्वल वॉल्यूम में। क्या किया मैंने यहाँ पे सुक्रोज का एसिड हाइड्रोलिसिस किया। आप H2SO4 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमने सुक्रोज का एसिड हाइड्रोलिसिस किया, तब जाके ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिला। और कैसे मिला? इक्वल अमाउंट में मिला, इक्वल वॉल्यूम मिला। तो वाइल यहाँ पे जो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिला उसको हमें सेपरेट करना है। तो हाउ विल यू सेपरेट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज? तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज सेपरेटेड बाय यूजिंग अल्कोहल। Glucose and fructose are separated by using alcohol। मतलब कैसे? कि while cooling alcohol is added to glucose। जब भी हम हीट कर रहे हैं, जब हम कूलिंग करते हैं तब उसको ग्लूकोज को अल्कोहल में ऐड किया जाता है। अल्कोहल ऑलमोस्ट इनसोल्युबल होता है, सॉरी ग्लूकोज ऑलमोस्ट इनसोल्युबल होता है अल्कोहल में, इसीलिए वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। और फ्रुक्टोज क्या होता है? ज्यादा सोल्यूबल होता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिमेन सॉल्यूशन में एज इट इज रहेगा। फिर उसके बाद जो भी ग्लूकोज की क्रिस्टल है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन। चलो नोट करके रख दो, अगर पूछा जाए तो ये लिख लेना। राइट डाउन नोट, राइट डाउन नोट। देखो, while cooling, write down, while cooling alcohol is added, while cooling alcohol is added, glucose, alcohol is added glucose being being almost insoluble in alcohol, almost insoluble in alcohol, crystallizes out first on cooling। सबसे पहले कौन क्रिस्टलाइज हो रहा है? ग्लूकोज crystallizes out first on cooling, fructose being more soluble, fructose being yes मैम insoluble in alcohol के बाद क्या बोला? insoluble in alcohol crystallizes out first on cooling, fructose being more soluble, than glucose remains in the solution, and crystal of glucose
are separated by filtration, and crystal of glucose are separated by filtration. Separated by filtration. Done? So this is the first method, that is the formation of glucose from sucrose. Give the next heading. Second preparation, that is from starch. Starch is a biopolymer. Second method is from starch. And this method is commercial method. How will you prepare glucose commercially? So from commercial method is nothing but that is method from starch. That is from starch. So what is the formula of starch? The formula of starch is C6H10O5 by N. C6H10O5 by N. This is the formula of starch. ये किसका फॉर्मूला है? स्टार्च का. अगर मुझे इसका हाइड्रोलिसिस करना है तो मुझे यहाँ पे भी लॉन्ग चेन लेनी पड़ेगी, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, बिकॉज दिस इज पॉलीमर. तो यहाँ पे भी मुझे वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा लेने पड़ेंगे. अभी ये रिएक्शन जो होती है ये भी एसिड हाइड्रोलिसिस हो रहा है. ये भी क्या हो रहा है? यहाँ पे एसिड हाइड्रोलिसिस हो रहा है. बट यहाँ पे बाय यूजिंग टेम्परेचर 393 केल्विन और 223 एटीएम प्रेशर भी अप्लाई करेगा. क्या बात समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड एज अ स्टार्च. Why N is there? Because starch is a biopolymer. Reacts with hydrolysis या water, acidic hydrolysis. So it gives a number of glucose molecules, C6H12O6. बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल की चेन यहाँ पे मिल जाती है, बहुत सारे. ठीक है, तो दिस इज अ कौन सी मेथड है? कमर्शियल मेथड. ये कौन सी मेथड है? कमर्शियल मेथड. तो दो ही मेथड है, दो मेथड आपको अच्छे से याद रखना है. फर्स्ट इज अ लैब मेथड एंड सेकेंड इज अ कमर्शियल मेथड. लैब मेथड इज फ्रॉम सुक्रोज एंड कमर्शियल मेथड इज फ्रॉम स्टार्च. सुक्रोज और स्टार्च का फॉर्मूला याद रखना है, ग्लूकोज तो जानते ही हो. चलो डन. किसी को डाउट है? नहीं समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा है ना? अभी यहाँ पे जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने देखा कि उसमें OH ग्रुप होता है, 3 OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है, एक OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में था. जो फीचर फॉर्मूला देखा हमने उसमें अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्डिहाइडिक ग्रुप है. ये कैसे पता चला? ये हमें कैसे पता चला? तो वन बाय वन उसकी स्टडी हुई है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए और उस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि उसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, उसमें अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा. तो वन बाय वन हमने ये स्ट्रक्चर फॉर्म करते गए. तो evidences to form open chain structure of glucose. How to identify that is of open chain structure of glucose? चलो मैं आप कर देती हूँ. ये दो ही प्रिपरेशन है और दो में से एक प्रिपरेशन बोर्ड्स के एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है, इसीलिए दोनों के दोनों प्रिपरेशन अच्छे से याद रखो विद कैटलिस्ट के साथ. चलो क्या क्या एविडेंस है? हेडिंग डालो. Evidence of glucose structure. Evidence of glucose structure. 1 minute.
नितिन होस्ट मी बना ले। आवाज आ रही है अभी मेरी? चल, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज फिर से मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। एविडेंस ऑफ ग्लूकोज स्ट्रक्चर, जो ग्लूकोज स्ट्रक्चर हमने कल पढ़ा था वो ग्लूकोज स्ट्रक्चर आया कहां से है, तो उसके कुछ एविडेंसेस हमें देखने हैं। तो पहला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज सबको पता है क्या है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज यहाँ पे C6H12O6। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज आया कैसे है? तो यूजिंग मोल कंसेप्ट, सब लोग जानते हो मोल कंसेप्ट में क्या होता है। तो यूजिंग मोल कंसेप्ट, लाइक मास परसेंट, कौन सा परसेंट हम ले रहे हैं? लाइक मास परसेंट, हमने मास परसेंट निकाले हुए हैं मोल कंसेप्ट में। और कंबशन प्रोडक्ट मतलब जो पाउडर है ग्लूकोज का पाउडर, उसका कंबशन किया गया। ग्लूकोज के पाउडर का जब कंबशन किया तो उससे क्या मिला? CO2 मिला और H2O मिलेगा। तो उसमें जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो कितना परसेंट है उसको हमने कैलकुलेट किया बाय यूजिंग मोल कंसेप्ट। तो यहाँ पे जो परसेंट है, प्रोडक्ट परसेंटेज कितने आ रहे हैं, और उससे हमने क्या किया? वी फाइंड इंपिरिकल फॉर्मूला। उससे क्या फाइंड किया है? इंपिरिकल फॉर्मूला। सबको निकालना आता है इंपिरिकल फॉर्मूला। फिर से बता रही हूं मैं कैसे। यहां पे क्या किया गया है कि जो पाउडर है, अभी पता तो नहीं था ग्लूकोज का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो ग्लूकोज का कंबशन किया गया। आफ्टर कंबशन इट फॉर्म CO2 and H2O। जो वहां पे जो कार्बन मिला है, ऑक्सीजन मिला है, हाइड्रोजन मिला है, उसका परसेंटेज निकाला गया। और बाय यूजिंग परसेंटेज क्या कैलकुलेट किया? इंपिरिकल फॉर्मूला। और बाय यूजिंग इंपिरिकल फॉर्मूला हमने क्या निकाला है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? C6H12O6। क्लियर हुआ है कैसे निकाला? पहला एविडेंस समझ में आया कि बाय यूजिंग एनालिसिस, मोल कंसेप्ट, मास परसेंटेज, एम्पिरिकल फॉर्मूला, वी कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। चलो सेकंड पॉइंट देखें, लिख लिया ये पॉइंट। ओके, अभी यहां पे ये तो फर्स्ट पॉइंट है, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल गया। अभी जो सेकंड पॉइंट है, ध्यान दो, बाद में ही लिखना, पहले समझ लो उसके बाद ही लिखना शुरू करो। यहां पे ग्लूकोज है, क्या फॉर्मूला था? CHOH/4। देखो मैंने कैसे लिखा हुआ है, जो मैंने कल स्ट्रक्चर निकाला था। CHO, यहां पे OH, यहां पे OH, देन OH यहाँ पे, अगेन एक OH यहाँ पे, और यहाँ पे था CH2OH। पहले मैंने लिखा है CHO 1 2 3 4 CHOH, और कितने बार? 4 टाइम्स। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ CH2OH। क्या ये स्ट्रक्चर समझ में आया सबको? ये किसका स्ट्रक्चर है? ये ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर है। ये जो मैंने निकाला था कल, इसको मैंने कंडेंस फॉर्म में लिखा। अभी आप ग्लूकोज की हीटिंग करोगे, किसके साथ? HI के साथ। वन बाय वन में समझा के दे रही। अभी आप HI के साथ ग्लूकोज की हीटिंग करोगे, प्रोलॉन्ग हीट करोगे। अभी मुझे बताओ, शायद आपको पता होगा कि HI इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। HI क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है यहां पे, तो ये क्या करेगा? ये इस चेन को रिड्यूस करेगा। ये इस चेन को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। और रिड्यूस करने के बाद ये इस चेन को किसमें कन्वर्ट करेगा? स्ट्रेट चेन में। देखो कैसे, मतलब यहां पे आ जाएगा पहले CH3, कितने हैं? 4 है, मतलब CH2/4 हो जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा? CH3। के साथ रिएक्ट करते हो
स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, हीट करने के बाद वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? अल्केन में कन्वर्ट हो रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड एज एन-हेक्सेन। क्या नाम है इसका? एन-हेक्सेन। तो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वो किस में कन्वर्ट हो गया? एक स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट हो गया। मीन्स दिस रिएक्शन प्रूव्स दैट, यहां पे जो रिएक्शन है प्रूव्स दैट all carbon, this reaction proves that all carbon are connected in a straight chain। क्या पता चला हमें कि जितने भी कार्बन है वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इन अ स्ट्रेट चेन। क्या सेकेंड पॉइंट समझ में आया है सबको? HI कैसा है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके साथ रिएक्शन करोगे तो आपको अल्केन मिलेगा। अल्केन मिलेगा मतलब यहां पे ये रिएक्शन क्या प्रूव कर रही है कि ग्लूकोज में जितने भी कार्बन है एक दूसरे के साथ एक स्ट्रेट चेन में एक दूसरे के साथ अटैच है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट। राइट डाउन थर्ड पॉइंट। सब रिएक्शन वन बाय वन याद रखनी है। चलो रफ कर दो। डन। चलो रफ कर दिया मैंने। अभी यहां पे जो ग्लूकोज है, यहां पे किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है मैंने? ग्लूकोज का। CHO CHOH/4 CH2OH। अगर मैं ग्लूकोज की रिएक्शन NH2OH के साथ कर दूं, क्या होता है NH2OH? कोई बता सकता है मुझे? पता है आप लोगों को NH2OH क्या होता है? NH2OH NH2OH is called as hydroxyl amine। ये क्या होता है? हाइड्रोक्सिल अमाइन। अभी देखो यहां पे इस कंपाउंड को मैं कैसे लिख लूं, थोड़ा सा ध्यान देना। CH डबल बॉन्ड O, यहां पे CHOH/4 और यहां पे क्या लिखा मैंने? CH2OH। NH2OH को मैंने लिखा है H2NOH। यहां से ऑक्सीजन और यहां से हाइड्रोजन क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। मतलब यहां पे जो कंपाउंड है किस तरह से लिखोगे आप? देखो ये CH है, ये क्या बन गया? CH डबल बॉन्ड है यहां पे और क्या बचा हुआ? NOH बचा हुआ है। यहां पे ये है CHOH/4 और यहां पे क्या है? CH2OH प्लस यहां से मैंने क्या निकाला बाहर? H2O निकाला हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रही? ये वाली रिएक्शन मैंने कुछ इस तरह से की है, यहां से ऑक्सीजन और यहां से वहां से हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन। नहीं समझ में आ रहा है तो ये लिखो, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीन। हाइड्रोक्सिल अमाइन किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अगर रिएक्ट करते हो तो वहां पे ऑक्सीन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म हो रहा है? ऑक्सीन। ये क्लियर हुआ है? मैं ये रफ कर रही हूं क्योंकि ये समझाने के लिए था। तो अगर कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड मतलब अल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन होगा, अगर वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होगा? ऑक्सीन फॉर्म होगा। अभी सेकेंड रिएक्शन देखो। सेकेंड रिएक्शन हो रही है HCl के साथ। यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। देखो ये CH हो गया, ऑक्सीजन के पास H चला जाएगा OH और यहां पे होगा Cl। यहां पे CH, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन और ये क्या हो गया? Cl। और यहां पे फिर से क्या है? CHOH/4 और यहां पे आ गया CH2OH। ठीक है, मतलब यहां पे हमें क्या मिला है? दिस इज कॉल्ड एज साइनोहाइड्रिन। इसको क्या कहते हो? साइनोहाइड्रिन। तो ये साइनोहाइड्रिन कब मिलता है? जब भी आप HCl की रिएक्शन कोई कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करते हो, जब भी आप
HCN की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करते हो तब जाके वो एडिशन प्रोडक्ट देता है एंड दिस इज कॉल्ड एज अ साइनोहाइड्रिन। मतलब वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ऑक्सिन दे रहा है, HCN के साथ साइनोहाइड्रिन फॉर्म कर रहा है। ये कब होता है? जब उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे ये रिएक्शन हमें क्या प्रूव कर रही है? ये रिएक्शन प्रूव कर रही है कि दिस रिएक्शन प्रूव्स दैट carbonyl group is present. This reaction proves that carbonyl group is present. मतलब जो आपका अल्डिहाइड है उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। बोलो बात समझ में आई है? क्या ये बात समझ में आई है कि क्यों मैंने ऐसा कहा कार्बोनिल कंपाउंड ही प्रेजेंट है? अभी मुझे नहीं पता कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्डिहाइड है या कीटोन है, मैंने उसकी बात ही नहीं की है। मुझे पता चला है कि सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है। लिख लो जल्दी से नंबर 3 डाल के। फर्स्ट था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेकेंड रिएक्शन विथ HI मीन स्ट्रेट चेन, और यहाँ पे क्या है? कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 4th नंबर, राइट ऑन 4th नंबर। अभी यहाँ पे जो ग्लूकोज है, यहाँ पे आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ Br2 मींस ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? Br2 के साथ। अभी आप लोग अगर जानते होगे तो Br2 इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा ये? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको पता है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड में होता है, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड में होता है। तो यहाँ पे आपको ये अल्डिहाइड ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका? अल्डिहाइड का। किसमें हो रहा है? एसिड में। बट यहाँ पे जो CHOH है वो तो एज इट इज होगा, बट ये इतना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो अल्कोहल एज इट इज रहेगा, अल्कोहल एज इट इज रहेगा। मतलब यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोनिक एसिड। दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोनिक एसिड। मतलब यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, बट अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पे हमें क्या कि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि दिस रिएक्शन प्रूव्स दैट प्रेजेंस ऑफ कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। कीटोन का ऑक्सीडेशन, अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करते हो तब भी कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है वो कौन सा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है? अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है वो कौन सा है? अल्डिहाइडिक है। पहले तो मैंने कहा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, उसके बाद कार्बोनिल ग्रुप में से कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर? चलो लिख लो जल्दी से। उसके बाद नंबर 5th रफ कर दो, हो गया है। बाय यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। अभी यहाँ पे जो ग्लूकोज है उसकी रिएक्शन हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कर रहे हैं। यहाँ पे जो ग्लूकोज है उसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। अभी जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा है ये? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा है ये? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा? ये अल्डिहाइड को भी एसिड में कन्वर्ट करेगा।
ये अल्डिहाइड को भी किसमें कन्वर्ट कर रहा है, एसिड में, और अल्कोहल को भी एसिड में कन्वर्ट करेगा। देखो इसने अल्डिहाइड को एसिड में तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन जो अल्कोहल था उसको भी एसिड में कन्वर्ट कर दिया। मींस दिस रिएक्शन प्रूव्स दैट दिस इज अ ग्लूकारिक एसिड। दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकारिक एसिड। फर्स्ट था ग्लूकोनिक एसिड। तो यहाँ पे ये रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा ग्रुप है यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होके क्या मिलता है, एसिड मिलता है। साक्षी ब्रोमीन वाटर यूज करेंगे, लेकिन ब्रोमीन वाटर से सिर्फ अल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ब्रोमीन वाटर है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। ओके। तो ये क्या रिएक्शन प्रूव कर दिया, प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 6, यहां पे लिखा है ग्लूकोज CHOH/4 और ये क्या है CH2OH। ठीक है, ग्लूकोज। अगर मैं इसकी रिएक्शन एसिडिक अनहाइड्राइड के साथ करूं, CH3C डबल बॉन्ड O यहाँ पे बाय टू O इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। किसके प्रेजेंस में हो रही है, pyridine के प्रेजेंस में हो रही है। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, ये CHO ग्रुप तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप है अल्कोहलिक ग्रुप, ये एसिड के साथ रिएक्ट हो जाता है और एक ईस्टर बनाता है। देखो यहाँ पे ये CH है, इसको मैंने एज इट इज रखा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, O C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। देखो ये ऑक्सीजन है, C डबल बॉन्ड O, और क्या बचा, ये CH3 बचा, और ये कितने बार है, यहाँ पे ये 4 टाइम्स है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये CH2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3। देखो इसका स्ट्रक्चर मैं कैसे निकालती हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो गया CH3। एक ग्रुप तो ये इंट्रोड्यूस हो गया, देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बचा था CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां से एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, मतलब क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है। तो यहाँ पे लिखो 5CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब एसिड बन गया, और उसके साथ साथ क्या बन गया, ये ईस्टर बन गया। दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। मतलब इसमें कितने OH ग्रुप अटैच है, ये अगर पेंटा एसिटेट फॉर्म कर रहा है, मतलब इसमें कितने OH ग्रुप अटैच है, इसमें टोटल 5 OH ग्रुप इज अटैच। तो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप must be present on different carbon atom, because reaction with acetic anhydride it gives pentaacetate, it gives pentaacetate, because जब भी अनहाइड्राइड हो, यहां पे ध्यान देना, जब भी अनहाइड्राइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ होती है, जब भी अनहाइड्राइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ होती है, तो क्या मिलता है यहाँ पे फॉर्म होता है ईस्टर और एसिड। हो गया, ये फॉर्म हुआ ईस्टर और ये फॉर्म हुआ एसिड। मतलब इसने क्या बताया कि ग्लूकोज कंटेन 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट्स व्हाई इट गिव्स अ पेंटाएसिटेट। कितने OH ग्रुप है, 5 OH ग्रुप। चलो, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला है, हम देखते हैं कि यहां से क्या कंक्लूजन आया है। कि हमने देखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा, हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला देखा, रिएक्शन विद HI देखा, तो दैट राइट डाउन कंक्लूजन, राइट डाउन कंक्लूजन। तो ग्लूकोज इज कंक्लूडेड, ग्लूकोज इज
concluded to have 5 alcoholic group, 5 alcoholic group and 1 aldehyde group and 1 aldehydic group attach on all different carbon atom, all different carbon atom as the structure is stable. मतलब हमें पता चला है कि इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, 1 अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है और उसको हमने क्या किया, अटैच किया. Therefore the structure is, क्या स्ट्रक्चर होगा देखो, therefore the structure is, कितने कार्बन, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6. कितने कार्बन अटैच किए, 6 कार्बन. ये तो पहला हो गया अल्डिहाइडिक ग्रुप. पहला कौन सा हो गया, अल्डिहाइडिक ग्रुप. उसके पास हाइड्रोजन है, देन OH हो, कितने OH है, 5 OH ग्रुप हो गए. ये हो गया, यहाँ पे OH ग्रुप अटैच है, ये एक H है, यहाँ पे OH ग्रुप अटैच है और लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4 और लास्ट में एक ग्रुप अटैच होगा. कार्बन कम हो गए, 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे OH लगा दिया मैंने, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे एक OH. चलो यहाँ पे एक OH कर देती हूँ डायरेक्टली, ये हो गया CH. मतलब कैसा स्ट्रक्चर आया हमारा, स्ट्रेट चेन, 5 OH group is present, 1 aldehyde group is present and this is the structure of glucose. देखो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. पहला हमने क्या देखा कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फ्रॉम द एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, molecular formula of glucose was found to be C6H12O6. ये सबको समझ में आया. तो glucose on prolonged heating with HI, it gives an N-hexane. So this reaction suggesting that all the 6 carbon atoms are linked in a straight chain because HI is a strong reducing agent. So it reduces and it gives a straight chain alkane. When glucose reacts with hydroxylamine, the formula of hydroxylamine is NH2OH. So it forms an oxime and when adds a hydrogen cyanide molecule to give a cyanohydrine. So this reaction confirms the presence of carbonyl group. This reaction confirms the presence of carbonyl group in glucose. When glucose on oxidation by using mild oxidizing agent, that is a liquid bromine water, it gives a gluconic acid. And we show that carbonyl group in glucose is aldehyde group. जो भी carbonyl group है वो कौन सा होगा, aldehyde group होगा. So when a glucose on oxidation by using strong oxidizing agent, तो it gives a dicarboxylic acid. मतलब aldehyde भी acid में convert हो गया, अल्कोहल भी एसिड में कन्वर्ट हो गया और हमें क्या मिला यहाँ पे, ग्लूकारिक एसिड. तो when a glucose on acetylation by using acetic anhydride, it gives a glucose pentaacetate. So which confirm the presence of how many hydroxyl group, that is total 5 hydroxyl group is present. So as the glucose is a stable compound, the 5 hydroxyl group must be present on a different carbon atom. अगर एक ही कार्बन पे 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो ही नहीं सकते हैं, अनस्टेबल हो जाएगा, इसीलिए उसको अलग अलग इस पे अटैच किया गया है. यहां तक किसी को डाउट है? क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके बोर्ड्स के एग्जाम में जरूर आएगा. हाइड्रोक्सिल अमाइन से ऑक्सिम मिलता है, HCl से साइनोहाइड्रिन फॉर्म होगा. बोलो यहां तक आदर्श क्लियर? अभय, आदित्य, यस मैम, नेहा, चलो साहिल, साक्षी क्लियर तो हुआ है? संकेत
क्या नहीं समझा साक्षी? साक्षी आपको कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया मुझे बताओ, कौन कौन से रिएक्शन नहीं समझ में आए? साक्षी पहली रिएक्शन क्या थी? लिसन, अभी हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे पता चला? अच्छा 6 नंबर की रिएक्शन नहीं समझ में आई। देखो साक्षी क्या होता है कि ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है हमारे पास। अगर ग्लूकोज को मैं एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करूं तो मुझे वहां पे पेंटा एसिटेट मिलता है। अभी मुझे बताओ ग्लूकोज में OH ग्रुप होता है साक्षी, OH ग्रुप मतलब होता है अल्कोहलिक ग्रुप। एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ जब भी अल्कोहल रिएक्ट करेगा वहां पे ईस्टर फॉर्म होता है। पेंटा एसिटेट मतलब क्या हो रहा है? वहां पे ईस्टर फॉर्म हो रहा है और एसिड बाहर निकल रहा है। कितना ईस्टर फॉर्म हो रहा है? पेंटा एसिटेट वाला, मतलब कौन सा? 5 कार्बन 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला। मतलब उससे मुझे समझ में आया जब पेंटा एसिटेट फॉर्म हुआ तब मुझे समझ में आया कि इस ग्लूकोज में कितने टोटल OH ग्रुप होंगे? 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। अब क्लियर हुआ है साक्षी? अगर 5 OH ग्रुप नहीं होते ग्लूकोज में तो पेंटा एसिटेट नहीं देता। मतलब उसमें कितने OH ग्रुप है? 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब ठीक है, चल अभी हम इसकी देखते हैं स्टेरियोकेमिस्ट्री। ओके साक्षी, चलो मैं स्लो चलती हूँ, अभी थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या आज? चलो स्लो चलती हूँ। स्टेरियोकेमिस्ट्री, अभी हमें देखना है स्टेरियोकेमिस्ट्री कि कैसे OH ग्रुप को अरेंज किया है, कैसे अल्डिहाइड ग्रुप को अरेंज किया है। अरे पहले बोलना चाहिए था ना, मुझे लगा कि मैं जा रही हूँ ठीक से। चलो कोई बात नहीं, अभी ध्यान देती हूँ मैं। तो यहाँ पे जो स्टेरियोकेमिस्ट्री है, यहाँ पे हमें क्या देखना है? स्टेरियोकेमिस्ट्री। राइट डाउन द एग्जामिनेशन, जो भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने अभी निकाला है उसको एग्जामाइन किया गया। एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन ऑफ स्टेरियोकेमिस्ट्री, स्टेरियोकेमिस्ट्री of glucose was done by Fisher. Scientist name is Fisher. किसने स्टेरियोकेमिस्ट्री की है? डिस्कवर फिशर ने। And he gave the following structure. और उसने क्या किया? हमें एक स्ट्रक्चर दिया जो आपको पता है। And he gave the following structure. उसी को हम बोलते हैं फिशर फॉर्मूला। उसी को हम क्या कहते हैं? फिशर फॉर्मूला। देखो स्ट्रक्चर कैसा है? CHO, यहां पे मैंने लाइन निकाली, यहां पे OH ग्रुप है तो यहां पे क्या है? H रहेगा। उसके बाद ये थर्ड कार्बन, ऊपर से थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप कौन से साइड में है? लेफ्ट हैंड साइड में है। बाकी सब OH ग्रुप कौन से साइड में रहेंगे? राइट हैंड साइड में। यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, 1 2 3 4 5 और लास्ट में क्या है? यहाँ पे CH2OH। लास्ट में क्या है? CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया है। अभी ये चेन है, ये देखो ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है वर्टिकल लाइन, ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये कार्बन बैकबोन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कार्बन बैकबोन। मतलब यहाँ पे हर पॉइंट पे एक कार्बन प्रेजेंट है। यहाँ पे दूसरा कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे भी एक कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आया? अभी यहाँ पे हमें आइसोमर निकालने, यहाँ पे हमें क्या निकालना है? आइसोमर। और आपको पता है नंबर ऑफ आइसोमर इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2⁻n। बताया था मैंने, कौन से चैप्टर में हमने किया था? हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स में,
कि नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2 raised to the power n. What is meant by n? N is called as number of asymmetric carbon atom. ये क्या है? नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम. अभी यहां पे मुझे बताओ कि नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम कितने हैं? इस ग्लूकोज में नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम कितने हैं? कल ही मैंने बताया था वैसे. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कायरल कार्बन. इसी को हम बोलते हैं कायरल कार्बन. कितने कायरल कार्बन हो गए? गुड अथर्व, वेरी गुड. यहां पे आप देख पा रहे हो कि एक कायरल कार्बन ये है, दूसरा कायरल कार्बन ये वाला हो गया, ये थर्ड, और यहाँ पे फोर्थ. तो टोटल 4 कार्बन एटम है. तो 2 रेज़ टू दी पावर कितना हो जाएगा? 4. तो यहाँ पे ये कितने आइसोमर बना सकता है? ग्लूकोज 16 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट कर सकता है. 16 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट. कितने हो सकते हैं? 16 पॉसिबल आइसोमर ये फॉर्म कर सकता है. बिकॉज आइसोमर is given by the formula 2 raised to the power n. N is called as number of asymmetric carbon atom. This is also called as chiral carbon atom. What is meant by chiral carbon atom? One carbon atom attached to 4 different atom or group of atom, that is called as a chiral carbon atom. And in glucose, 4 chiral carbon atom is present. So 2 raised to the power 4 is nothing but 16. Means 16 possible configuration is exist here, and one of them is plus D glucose. उसमें से एक कौन सा है? प्लस डी ग्लूकोज है. बोलो यहां तक समझ में आया? मैंने स्ट्रक्चर को कैसे लिखा है समझ में आया साक्षी? चलो, अभी मैंने कल डी और एल की बात की थी. किसकी बात की थी हमने? डी और एल की बात की थी. चलो कुछ लिखते हैं. ये भी स्टेरियोकेमिस्ट्री में ही आएगा. ये भी किसमें आ रहा है? स्टेरियोकेमिस्ट्री में. अभी हम यहां पे बात कर रहे हैं स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्लस, दिखाई दे रहा है, प्लस डी ग्लूकोज की. किसकी? प्लस डी ग्लूकोज की. तो यहां पे हम बात कर रहे हैं प्लस डी ग्लूकोज की. तो यहां पे आपको पता है कि जो डी था, मैंने कल बताया था, जो डी है, डी रिप्रेजेंट्स द कॉन्फ़िगरेशन. क्या रिप्रेजेंट करता है? ये कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करता है. डी रिप्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन and is not related to sign of ऑप्टिकल रोटेशन. देखो मैंने कौन सा डी निकाला हुआ है? कैपिटल डी. मैं स्मॉल डी और एल की बात नहीं कर रही हूं. मैं स्मॉल डी और स्मॉल एल की बात नहीं कर रही हूं. स्मॉल डी और स्मॉल एल रिप्रेजेंट करता है रोटेशन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पे ये डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करता है. इट इज नॉट रिलेटेड टू साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन. कैपिटल डी और स्मॉल डी अलग अलग बात है. यहाँ पे दोनों को मिक्स मत करना. यहाँ पे क्लियर है? तो यहाँ पे डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉन्फ़िगरेशन. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख रही हूं मैं. डी एंड एल, कैपिटल डी एंड कैपिटल ए, इंडिकेट डी. ये पॉइंट मैंने कल बताया आपको. वैसे इंडिकेट डी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन of a particular
particular stereoisomer, particular stereoisomer, and it is done by choosing the simplest carbohydrate. मैम थोड़ा सा लेफ्ट कर लो ना। अच्छा ये हो गया अभी फिर से, चलो एक मिनट, ठीक है। अभी सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ग्लिसराल्डिहाइड, अंडरलाइन ग्लिसराल्डिहाइड एज रेफरेंस। अभी जो नेमिंग करना है, मैं तो कल बता दिया था आपको, लेकिन जो नेमिंग करना है उसके लिए जो एग्जांपल ले रहे हैं, उसके लिए जो रेफरेंस ले रहे हैं, वो कौन सा ले रहे हैं? ग्लिसराल्डिहाइड। ग्लिसराल्डिहाइड इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सबसे छोटा सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। देखो कैसा होता है, यहां पे ये CHO हो गया, अल्डिहाइड ग्रुप, यहां पे ये अल्कोहलिक ग्रुप हो गया, यहां पे OH होता है और यहां पे H होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसराल्डिहाइड। ये किसका स्ट्रक्चर है? ग्लिसराल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, ग्लिसराल्डिहाइड। अभी यहाँ पे OH ग्रुप कौन से साइड में है? राइट हैंड साइड में, कल बताया था मैंने। अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या करोगे? D। अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो उसका रिप्रेजेंटेशन होगा D। और ये कैसा है? कायरल कार्बन है, इसमें एक ही कायरल कार्बन है। अगर उसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है और OH ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड में है, अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है, मतलब ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? दैट इज L, यहाँ पे L, ग्लिसराल्डिहाइड। ये बात मैंने कल ग्लूकोज में समझाई थी कि नीचे से सेकेंड कार्बन अगर राइट हैंड साइड पे है तो दैट इज कॉल्ड एज D। By using simplest carbohydrate, and simplest carbohydrate is called as a glyceraldehyde। कौन सा लिया हमने? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट लिया, ग्लिसराल्डिहाइड। अब क्लियर हुआ है? If the OH group, मैंने कल बताया था आपको, क्या कहा था मैंने सिंपल फॉर्म में, कि if the OH group on the second last carbon, नीचे से जो सेकेंड लास्ट कार्बन होता है उसके राइट साइड में है तो उसको D कहना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में OH ग्रुप है तो उसको क्या कहना है? L कहना है। उसको हमें क्या करना है? L कहना है। यहां तक किसी को डाउट है? सब क्लियर हो रहा है? चलो अभी हमें बात करनी है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। ये तो हो गया ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अभी हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी और हम ओपन चेन स्ट्रक्चर को साइक्लिक स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, यहां से समझने की कोशिश करना। थोड़ा थियरी पार्ट है आई नो, बट समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। चलो to the next study, cyclic structure of glucose। अभी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की क्या जरूरत पड़ी हमें, ये तो हम देखेंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की क्या जरूरत पड़ी, मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर ने ऐसे कौन कौन से पॉइंट हमें हमारे साथ एक्सप्लेन नहीं किए कि जिससे हमें क्या मिला? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की जरूरत पड़ी, या हमें कैसे लगा कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है। तो यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट यूज करना है, दैट इज अ हेमी एसिटल कंसेप्ट।
ये कंसेप्ट हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, ये कंसेप्ट अल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर में है। कौन सा कंसेप्ट की बात कर रही हूं मैं? हेमी एसिटल कंसेप्ट। कौन से स्टैंडर्ड कौन से चैप्टर में है? अल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर में। अभी आपको पता है कि सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आर और यहाँ पे क्या होता है? एच। दिस इज कॉल्ड एज अ अल्डिहाइड। ये क्या है? अल्डिहाइड है, RCHO। अगर मैं अल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कर लूं कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या किया? एक अल्डिहाइड लिया हुआ है, अल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कर ली। अभी मुझे बता, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये तो बात मानते हो आप लोग। अभी यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है कैसे? देखो, आर हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे सी है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, उस पे कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, निगेटिव चार्ज हो गया। और यहाँ पे क्या बचा है? हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो है निगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा? ये अटैक करेगा यहाँ पे इस कार्बन पे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, लोन पर खुश हो गए, तो यहाँ पे ये अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा? आर, और यहाँ पे आ जाएगा एच। यहाँ पे क्या आ रहा है? एच आ रहा है। अभी यहाँ पे हम H प्लस की एडिशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? H प्लस की एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, सब ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे H प्लस की एडिशन करेंगे, या तो ये बात कर लो, ये हाइड्रोजन एटम निकल जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकलेगा वो किसके पास जाएगा? ये फिर से इसके पास चला जाएगा। मतलब क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है? देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, ये कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन चला गया, ये OH हो गया यहाँ पे, एक हाइड्रोजन एज इट इज है, ठीक है। यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे क्या आ गया? RO आ गया, यहाँ पे RO। ये मैं R डैश कर दूं समझने के लिए, या R डैश कर देती हूँ। तो दिस इज कॉल्ड एज हेमी एसिटल। ये कहां से मिला है? ये अल्कोहल से मिला है, तो दिस इज कॉल्ड एज हेमी एसिटल। ये कौन सा कंसेप्ट है? हेमी एसिटल। मैं फिर से समझा रही हूँ, देखो ध्यान दो। अल्डिहाइड, अल्कोहल, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ये लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज को देख के क्या कर लेंगे? इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। ये हो गया RCH, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज। यहाँ पे ये ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होगा, तो ये अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे R डैश कर दो, और ये H हो गया। अगर मुझे इस H को निकालना है तो ये H प्लस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ये किस फॉर्म में निकलेगा? H प्लस की बाहर निकलेगा। क्या बचा है? देखो ये C, ये H प्लस इसके पास चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? OH। देखो ये कार्बन मैंने लिखा है, O और H हो गया OH। ये हाइड्रोजन बचा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये R है, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? ये ऑक्सीजन लेके अपना चार्ज डिसअपियर करेगा, और क्या मिलेगा? यहाँ पे हेमी एसिटल फॉर्म होगा। बोलो क्लियर हुआ हेमी एसिटल का रिएक्शन? और यही कंसेप्ट हमें यूज करना है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में। यही कंसेप्ट हमें यूज करना है किसमें? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में। चलो पहले निकाल लो स्ट्रक्चर। यही कंसेप्ट यूज करना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज फॉलो हेमी एसिटल कंसेप्ट। करता है हेमी एसिटल कंसेप्ट। चलो मैं रफ कर रही हूँ, ये भी थोड़ा सा रफ कर देती हूँ। अभी देखो पहले स्ट्रक्चर समझ लो मैं कैसे कर रही हूँ, फिर बिना देखे लिखने की कोशिश करो, तब जाके आपके स्ट्रक्चर थोड़े से याद होंगे। अभी मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा पहला कार्बन। पहला कार्बन कौन सा होता है? अल्डिहाइडिक वाला कार्बन होता है। तो क्या मैं लिखूं? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H हो गया, ये CHO हो गया।
ये कार्बन कौन सा हो गया यहाँ पे, CHO हो गया। फिर ये सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में, थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में। चीजें याद हो रही धीरे धीरे। फिर से यहाँ पे राइट हैंड साइड, फिर से यहाँ पे राइट हैंड साइड, और लास्ट में क्या होता है, अल्कोहल CH2OH। यहाँ पे क्या आ जाएगा, H, यहाँ पे H डाल दो, यहाँ पे H, और यहाँ पे भी आ जाएगा H। बन गया हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अभी देखो नीचे से सेकेंड कार्बन, नीचे से सेकेंड कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, लोन पेयर है। ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जो अभी मैंने हेमी एसिटल में किया था, जो अभी मैंने हेमी एसिटल में किया था, यही मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो किसके पास चले जाएंगे, यहाँ पे इसके पास, कार्बन के पास। और जो ये हाइड्रोजन है ये किसके पास चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास। यही तो कंसेप्ट किया था हमने हेमी एसिटल का। क्या होगा देखो, यहाँ पे ये कार्बन है, इस कार्बन के पास ऑक्सीजन है, और यहाँ का H आ जाएगा, हो गया OH। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, H बचा हुआ है, पहला कार्बन। सेकेंड कार्बन देखो C, यहाँ पे OH, इसको तो मैंने कुछ भी नहीं किया। थर्ड कार्बन पे यहाँ पे OH और यहाँ पे H, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फोर्थ पे देखो यहाँ पे अगेन OH और यहाँ पे H। लेकिन फिफ्थ कार्बन जो है, फिफ्थ कार्बन में जो ऑक्सीजन है इस कार्बन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है इस तरह से। क्या ये बात समझ में आई है? मैंने एक स्ट्रक्चर निकाला हुआ है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। OH ग्रुप सेकेंड पे राइट, थर्ड पे लेफ्ट साइड में, बाकी सब राइट हैंड साइड में। मैंने क्या किया, इस कार्बन को यहां से बॉन्ड, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया ऑक्सीजन के पास, इस पे निगेटिव चार्ज आ गया, निगेटिव के पास यहाँ का ये हाइड्रोजन निकल के चला गया, तो ये OH हो गया। यहाँ पे ये क्या हो गया, हाइड्रोजन बचा है, बाकी रिंग को एज इट इज रखा है। लेकिन ये जो कार्बन था, इसको और इस कार्बन को मैंने अटैच किया है ऑक्सीजन के थ्रू। किसके थ्रू अटैच किया है, ऑक्सीजन के थ्रू अटैच किया है। बोलो बात क्लियर हुई? अभी आप बोलोगे कि मैम सेकेंड कार्बन को ही क्यों लिया हुआ है, बाकी कार्बन को क्यों नहीं लिया? ये भी क्वेश्चन है कि हमने सेकेंड कार्बन को ही क्यों निकाला। लेकिन सेकेंड कार्बन को लिया इसीलिए क्योंकि ये देखो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और ये 6 मेंबर्ड फॉर्म करता है। अगर मैंने इस कार्बन, इस ऑक्सीजन को नहीं लिया होता तो ये 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म नहीं करता। और आपको पता होगा कि 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। ये क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू अदर, इसीलिए मैंने यहाँ का ऑक्सीजन लिया। इसकी वजह से क्या हुआ, एक 6 मेंबर्ड रिंग अच्छे से फॉर्म हो गई। अगर मैं यहाँ का लेती तो 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म नहीं होती। अभी देखो एक निकाल लिया 6, यहाँ पे इस तरह से आपको वर्टिकल लाइन देनी है। इस तरह से आपको क्या करना है, वर्टिकल लाइन देना है। जो भी राइट हैंड साइड में है, आप देखो जो भी राइट हैंड साइड में है, जो भी आपके राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है उसको बिलो, मतलब उसको क्या करना है, नीचे लिखना है। राइट हैंड साइड में OH ग्रुप है, राइट हैंड साइड में OH ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे बल्कि ग्रुप है तो बल्कि ग्रुप ऊपर चला जाएगा और बाकी के लगा दो हाइड्रोजन, बाकी के लगा दो हाइड्रोजन। बन गया आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर। इजी है ना, बन गया आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर। चलो एक बार देखो, फिर से समझाती हूँ, एक बार देख तो लो, बिना देखे थोड़ा निकलने की कोशिश करो। जो भी राइट हैंड साइड में है वो नीचे की तरफ जाएगा, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो कहाँ पे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और वही तो हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, साइक्लिक स्ट्रक्चर में उसको कन्वर्ट कर दिया। आलोक क्लियर हुआ है?
5th कार्बन पे, अच्छा वो हाइड्रोजन लगा दो, मैं हाइड्रोजन भूल गई हूँ वहां पे। 5th कार्बन पे, गुड आलोक, वेरी गुड। 5th कार्बन पे मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया है, प्लीज वहां पे हाइड्रोजन कर दो भाई, 3 ही बॉन्ड बन गए ना, थैंक यू। चलो यहाँ पे H, मैम बोलो। मैम 3rd कार्बन पे OH होगा ना? 3rd कार्बन पे क्या होगा मैम साइक्लिक स्ट्रक्चर में। देख यहाँ पे, ये हो गया C, OH हो गया, ये मैम सेकेंड नीचे वाले स्ट्रक्चर में। किधर किधर? मैम जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया ना आपने, हाँ, इसमें देख, उसमें OH होगा। चेक करती हूँ मैं। OH नीचे, इसमें OH नीचे, यहाँ पे H, यहाँ पे OH नीचे, और यहाँ पे जो बल्कि ग्रुप है वो ऊपर लगा है, सही तो है? मैम वहाँ पे OH ही नहीं लिखा आपने 3rd वाले पे। मैंने लिखा ही, अच्छा मैंने लिखा ही नहीं है, सॉरी। चलो, ये OH हो गया, ये OH हो गया, यहाँ पे H, तो ये ऊपर चाहिए था OH, थैंक यू। चलो, दोनों बार में भूल गए। क्लियर हुआ स्ट्रक्चर कैसे लिखना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर को कैसे कन्वर्ट करना है? एक बार बिना देखे थोड़ा लिख के देखो। स्ट्रक्चर को रट्टा मत मारना कभी, स्ट्रक्चर रट्टा मारोगे एक स्टेप इधर उधर हो जाएगा, पूरा भूल जाओगे। स्ट्रक्चर को समझो कि कैसा ड्रॉ किया है, कि मैंने सेकेंड कार्बन ही क्यों लिखा, नीचे से सेकेंड कार्बन इसलिए लिया क्योंकि 6 मेंबर रिंग बन रही है, वो स्टेबल होती है एज कंपेयर टू 7 मेंबर्ड, एज कंपेयर टू 5 मेंबर्ड, दैट्स व्हाई। क्लियर? चलो अभी देखो इसी स्ट्रक्चर को मैं कैसे लिखती हूँ। अभी हम दो ग्लूकोज फॉर्म करेंगे, अल्फा और बीटा। ध्यान दो, चलो कौन सा स्ट्रक्चर निकालू? C डबल बॉन्ड O, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे H, ये कार्बन है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप था? OH ग्रुप, OH ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2OH। बाकी देख लो ना, हाइड्रोजन में भूल जाओ तो बता देना, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है? कितने कार्बन हुए? 6 कार्बन, सही है सब, HOH सही है। अभी यहाँ पे मुझे इस फॉर्म को देखो, वही वाला कर रहे हैं, हेमी एसिटल वाला, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे ये अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? देखो यहाँ पे जो पहले कार्बन था, यहाँ पे जो एक कार्बन था, वहां पे आप देख रहे हो ये sp2 है, ये कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे जो कार्बन दिखाई दे रहा है वो कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज कैसा होता है? प्लेनर होता है। sp2 हाइब्रिडाइज कैसा होगा? प्लेनर। तो अगर ये प्लेनर है, आपको पता है अगर ये प्लेनर है तो यहां से भी अटैक हो सकता है और पीछे से भी अटैक हो सकता है, ये हमने कार्बोकैटायन में भी देखा था। जब अटैक, ये प्लेनर है, एक ही प्लेन में है, तो मैं सामने से भी अटैक कर सकती हूँ और पीछे से भी अटैक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, ये होगा C, यहाँ पे OH, यहाँ पे आ गया H, ये सेकेंड कार्बन, यहाँ पे OH, यहाँ पे आ गया H, थर्ड कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पे हो गया OH, यहाँ पे C, ये हो गया OH, यहाँ पे H, और ये कार्बन को हमने अटैक कर दिया ऑक्सीजन के थ्रू, और लास्ट में क्या बचा हुआ है? CH2OH। मतलब यहाँ पे जो अटैक हुआ वो फ्रंट साइड से हुआ है, यहाँ पे जो अटैक हुआ है वो कैसा हुआ? फ्रंट साइड से। अब इसमें देखो, यहाँ पे मैं अटैक बैक साइड से करी, तो बैक साइड से करोगे तो बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सिंपल क्या करना है, देखो सी, यहाँ पे OH ग्रुप और यहाँ पे H, सिंपल चेंज हो गया,
कि जहां पे राइट हैंड साइड पे OH ग्रुप था, अभी बैक साइड अटैक की वजह से लेफ्ट हैंड साइड में OH ग्रुप चला गया। बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। बाकी स्ट्रक्चर मैंने एज इट इज लिखा हुआ। H होगा ये कार्बन, किसके थ्रू, साइक्लिक, यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये हो गया CH2OH। अभी मुझे बताओ, ये कार्बन और एक ये वाला कार्बन, एक कार्बन की वजह से स्ट्रक्चर चेंज हो गए, और स्ट्रक्चर चेंज होने के वजह से इनका नाम भी चेंज हो गया। एक आया है अल्फा डी ग्लूकोज, एक है अल्फा डी ग्लूकोज, तो दूसरा जो रहेगा वो होगा बीटा डी ग्लूकोज। एक है अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा है बीटा डी ग्लूकोज। अभी अल्फा को कैसे पहचानना है? अगर OH ग्रुप आपको रिंग के अंदर दिखाई दे या OH ग्रुप राइट हैंड साइड में दिखाई दे, अगर यहाँ पे OH ग्रुप राइट साइड में है तो दैट इज अल्फा, और यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो कौन से साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, दैट इज अ बीटा। अभी ये अल्फा और बीटा क्यों आया? एक कार्बन पे जो OH ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो गई, और एक कार्बन की वजह से दोनों स्ट्रक्चर चेंज हो गए। दैट्स व्हाई जो ये कार्बन नंबर 1 है ना, दिस कार्बन इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन। इस कार्बन को हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ एनोमेरिक कार्बन? बिकॉज नंबर, जो कार्बन नंबर 1 है उसके वजह से, उस पे जो OH ग्रुप है उसके वजह से जो पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। That's why this is called as anomeric carbon atom. Anomer is nothing but epimer. ये भी मैं लिख के दूंगी, डोंट वरी। एनोमर को ही एक इपीमर कहते हैं। एनोमर इज नथिंग बट द इपीमर। चलो लिख लो पहले स्ट्रक्चर, उसके बाद हम साइक्लिक स्ट्रक्चर निकालेंगे। चलो निकालो आप लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। कैसे निकालना है मैंने एक बार बता दिया है, आप लोग ट्राई करो। अथर्व समझ में आ रहा है? साहिल, संकेत, यस मैम। क्लियर हो रहा है ना संकेत? चलो गुड संकेत। चलो एक बार संकेत ट्राई करो, साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का। साइक्लिक स्ट्रक्चर ट्राई करो अल्फा और बीटा का। जो राइट हैंड साइड में है वो नीचे आएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में है ऊपर चला जाएगा। CH2OH बल्कि ग्रुप है, हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए। हो गया तो बता दो, डन कर दो जल्दी से। दोनों स्ट्रक्चर निकालो, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। एनोमेरिक कार्बन समझ में आया क्यों उसको एनोमेरिक कार्बन कहा है? कि उस कार्बन की वजह से क्या हुआ, पूरा का पूरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ एनोमेरिक कार्बन एटम। बोलो साक्षी। बोलना साक्षी, क्या हुआ? कोई डाउट है? नहीं समझ में आया ऐसा स्ट्रक्चर? लेफ्ट साइड वाला देखो, मैंने कुछ नहीं किया है साक्षी, साक्षी कुछ नहीं किया। यहाँ पे जो अटैचमेंट की है मैंने फ्रंट साइड से की है, सिर्फ मैंने यहाँ पे जो अटैचमेंट की है वो फ्रंट साइड से की है। यहाँ पे जो मैंने अटैचमेंट की है बैक साइड से। क्यों? बिकॉज मैंने कहा कि प्लेनर स्ट्रक्चर है, जब भी प्लेनर कार्बन होगा तो फ्रंट साइड से भी अटैक हो सकता है, बैक साइड से भी हो सकता है। तो सिंपल पहला ही कार्बन है उसको चेंज किया है। यहाँ पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में था, यहाँ पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है, बस दैट्स इट। बाकी कुछ भी चेंजेस मैंने नहीं किए हैं।
यहाँ पे फ्रंट साइड से अटैक हो रहा है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो बैक साइड से अटैक कर रहा है। ठीक है साक्षी, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज है, उसको कुछ भी नहीं किया हुआ है। गुड साइड अथर्व डन साइक्लिक स्ट्रक्चर। गुड अभय। नेहा, मेघा, समझ में आ रहा है? सही में स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस मैम। सेकेंड लास्ट कार्बन को मतलब ये तो सेम ही है ना, यहाँ पे तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सेकेंड लास्ट कार्बन तो कुछ भी नहीं किया मैंने, ये तो सेम ही है। देखो इन दोनों में, अच्छा मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया, फिर से मैंने हाइड्रोजन लगाना भूल गई हूँ, सॉरी। लगा लो। हाँ होगा ना साक्षी, वही हाइड्रोजन मैं भूल जाती हूँ हमेशा। किसी को नहीं समझ में आया? प्रतीक क्लियर हुआ? चलो निकालू मैं स्ट्रक्चर, ये रफ कर देती हूँ। पहले इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं। आप एक बार चेक कर लेना सही है कि नहीं है। ये मैं दोनों रफ कर रही हूँ अभी, ठीक है। देखो पहले क्या निकालोगे, एक साइकिल निकाल लेना कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम, फिर यहाँ पे एक लाइन दे देना इस तरह से। क्या कहा मैंने? राइट हैंड साइड नीचे की तरफ, जो भी राइट हैंड साइड में है नीचे जाएगा। OH, ठीक है, यहां पे भी होगा OH, यहां पे H और यहां पे OH, उसके बाद OH और ये अल्कोहल ऊपर CH2 बल्कि ग्रुप लगा दो H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। कौन सा स्ट्रक्चर बन गया? अल्फा डी ग्लूकोज। कौन सा स्ट्रक्चर बन गया? ये अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अभी बीटा डी ग्लूकोज बनाना है तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट कार्बन है आपका, दिस इज अ फर्स्ट कार्बन। अभी यहाँ पे बीटा डी बनाना है तो कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर अल्फा समझ में आया है तो बीटा बहुत ज्यादा इजी है। कैसे करोगे देखो, यहाँ पे सिंपल ये वाला फर्स्ट कार्बन है उसको चेंज कर दो, ये हो गया ऊपर चला गया OH और नीचे आ गया H। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाकी सेम रहेगा, बाकी सेम है HOH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H। देख लेना भाई हाइड्रोजन में कहीं लगाया नहीं है तो OH OH, वहां पे है CH2OH और यहाँ पे H। इसका स्ट्रक्चर बन गया बीटा डी ग्लूकोज का। क्लियर हुआ है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर क्लियर हुआ है। हेमी एसिटल कंसेप्ट क्लियर हुआ है। स्ट्रक्चर एक दो बार निकाल के देखो, स्ट्रक्चर एक दो बार निकाल के देखोगे तब समझ में आएगा। चलो अभी जो अल्फा डी ग्लूकोज है, थोड़ा सा मैं रफ कर देती हूँ, सबने निकाला होगा स्ट्रक्चर सेम। यहां पे देखो, जो ग्लूकोज होता है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ग्लूकोज। यहाँ पे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज यहाँ पे अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ग्लूकोज के दो क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं, कौन से बताया मैंने? एक होता है अल्फा ग्लूकोज, एक होगा अल्फा ग्लूकोज, और दूसरा होता है बीटा ग्लूकोज। एक होगा अल्फा ग्लूकोज और दूसरा क्या होता है? बीटा ग्लूकोज। अभी यहाँ पे अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्फा ग्लूकोज इज 419 केल्विन। कितना होगा? अल्फा ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट होता है 419 केल्विन और बीटा ग्लूकोज होता है 423 केल्विन। बीटा ग्लूकोज कितना होता है? 423 केल्विन। अभी इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं? इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ concentrated solution of glucose at 303 Kelvin
at 303 Kelvin. 303 Kelvin means 30 degrees Celsius. We can say also that at room temperature. So how will you prepare alpha glucose? Crystallization of concentrated solution of glucose, उसका crystallization करेंगे at 303 Kelvin पे या room temperature पे, तो कौन सा ग्लूकोज फॉर्म होगा? अल्फा ग्लूकोज फॉर्म होगा। यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 423। यहाँ पे कैसे फॉर्म होगा? देखो, crystallization of hot and saturated solution, hot and saturated solution at 371 Kelvin. कितने पे हो रहा है? 371 Kelvin, अराउंड 98 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे हो रहा है? अराउंड 98 डिग्री सेल्सियस पे। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और बीटा ग्लूकोज स्टेबल होता है। बीटा ग्लूकोज की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अल्फा ग्लूकोज। व्हाई? ये भी हम डिस्कस करेंगे कि बीटा डी ग्लूकोज ही क्यों स्टेबल है एज कंपेयर टू अल्फा डी ग्लूकोज। मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है, 419 केल्विन, उसका है 423 केल्विन। प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस पे अल्फा ग्लूकोज, एंड 371 केल्विन इज नथिंग बट 98 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? बीटा डी ग्लूकोज फॉर्म होगा, अल्फा और बीटा। एंड बोथ आर इंटरकन्वर्टिबल, मतलब अल्फा से मैं बीटा भी फॉर्म कर सकती हूँ, बीटा से अल्फा भी फॉर्म कर सकती हूँ। ग्लूकोज इज फाउंड इन two different crystalline form. Both form are crystalline form. दोनों के दोनों फॉर्म कैसे है? crystalline form. And this is called as a anomer. अल्फा और बीटा को हम क्या कहते हैं? This is called as a anomer. This is called as anomer. बोलो, यहां तक किसी को कुछ नहीं समझ में आया? ऐसा कुछ है? आज आप जितने भी ग्लूकोज के मैंने स्ट्रक्चर बताया है, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो, देखो जो हमने एक लाइन निकाला है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन वाला स्ट्रक्चर निकाला था, दैट इज कॉल्ड एज द फिशर फॉर्मूला। और जो हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर निकाला है, दिस इज कॉल्ड एज अ हावर्थ। कौन सा फॉर्मूला है? दिस इज कॉल्ड एज अ हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, HAWORTH। दिस इज कॉल्ड एज हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। यहां तक क्लियर है? अभी हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत क्या पड़ी है? ऐसे क्या लिमिटेशन आ गए थे? ऐसी कौन सी रिएक्शन था जो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज नहीं दे रहा था? ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम, मतलब कल की क्लास में। तब तक आपको पूरा पढ़ के अच्छे से आना है, स्टार्टिंग से। एक साथ आओगे जंबल हो जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। इससे अच्छा थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ और स्ट्रक्चर समझते जाओ। ओके, तो चलो, वैसे भी टाइम हो गया है हमारा, मिलते हैं कल। ओके, चलो, बाय बाय, बाय एवरीवन। चलो, बाय साक्षी। पढ़ोगे तो डाउट आ जाएगा, ठीक है?